हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए हैं प्यारे बच्चों क्लास 10th हिंदी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हां, आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। और इसको पढ़ के जाइए। यहाँ पे गद्यांश, अति लघु उत्तरी ढेर सारे प्रश्नों को प्यारे बच्चों मैंने ऐड कर रखा है। अगर यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो गारंटी देते हैं कि आपसे 15 अंक कोई छीन नहीं सकता। 15 नंबर इस वीडियो में आपको पक्का रहेगा और 100% श्योर गारंटी लेते हैं प्यारे बच्चों कि जो प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे और सभी इसी टाइप के प्रश्न बनेंगे। इससे बाहर कोई बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न में बता रहा हूँ सभी को आपको पढ़ना है, अच्छे से इसका अध्ययन करना है और तभी जाना है अपने बोर्ड एग्जाम को देने के लिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो बगल में है ना उसको प्रेस कर लें। उससे ये रहेगा जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रहेगी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी और आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से घर बैठे दे पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले याद रखना कि आपके बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जो आपको 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। 30 नंबर आपके को स्कूल से दिए जाएंगे। क्लियर। और नोट में जो 15 मिनट आपको रहेगा वो प्रश्न पत्र आपको पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। आप बस 15 मिनट तक प्यारे बच्चों प्रश्न पत्र को पढ़िए, ठीक है ना। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। पेपर 2 खंडों में, खंड क और खंड ख, यानी कि एक हिंदी में रहेगा, हिंदी का जो सब्जेक्ट है, और एक आपका ग्रामर यानी कि व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। यानी कि 2 भागों में प्यारे बच्चों ये जो आपका रहेगा पूरा पूरा बटा रहेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है। जो कलम का सिपाही है वो किसकी जीवनी है? तो कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो आपको सीधा बता देना है जो कलम का सिपाही है वो अमृत राय की जीवनी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कलम का सिपाही पूछ लेगा किसकी जीवनी है तो आपको सीधा बस एक ही बता देना है कि जो कलम का सिपाही है यह अमृत राय की जीवनी है। इतना अगर बोल देंगे तो आपका ये उत्तर क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, वटपीपल किसका निबंध है। जो वटपीपल है यह प्यारे बच्चों किसका निबंध है? वटपीपल जो है यह किसका निबंध है? इसका आपको सही ऑप्शन आपको प्यारे बच्चों देना रहेगा। किसका निबंध है तो आपको सीधा बता देना है जो वटपीपल है यह प्यारे बच्चों सिर्फ एक लोग का निबंध है। किसका है? आपका रामधारी सिंह दिनकर। किसका निबंध है प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। किसका निबंध है? रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। क्लियर। अगला है प्रश्न, निर्मला किसका उपन्यास है। जो निर्मला है वह किसका उपन्यास है? निर्मला जो है यह प्यारे बच्चों किसका उपन्यास है? तो जो निर्मला है यह किसका उपन्यास है? निर्मला प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रेमचंद्र का उपन्यास किसका है? निर्मला। ठीक है ना। तो ये जो आपको पॉइंट में याद रखना है यह सब आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में काम आएंगे। जो बोर्ड परीक्षा में जब बैठेंगे देने के लिए ना तो वहाँ पे ये प्यारे बच्चों सभी के सभी काम आएंगे और वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से करके आना है। बिल्कुल भी एक प्रश्न को, एक भी चीज को वहाँ पे छोड़ना नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छे से उसको सभी करके आना है। तो निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला प्रेमचंद्र का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता किसका निबंध है। जो राष्ट्रीयता है वह प्यारे बच्चों किसका निबंध है? राष्ट्रीयता जो है यह किसका निबंध है तो आपको सीधा बता देना जो राष्ट्रीयता है यह किसका निबंध है। तो राष्ट्रीयता प्यारे बच्चों गुलाब राय, राष्ट्रीयता गुलाब राय का निबंध है। या फिर वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा कि चलिए बताइए कि राष्ट्रीयता किसका निबंध था, तो आपको सीधा यही बता देना है कि जो राष्ट्रीयता है यह गुलाब राय का निबंध है। राष्ट्रीयता किसका निबंध है तो आपको सीधा बता देना है राष्ट्रीयता गुलाब राय जी का निबंध है। राष्ट्रीयता किसका निबंध है? राष्ट्रीयता जो है यह गुलाब राय जी का निबंध है। इतनी बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों। अगला चलिए देखते हैं, शिक्षा और संस्कृति किसकी कृति है। जो शिक्षा और संस्कृति है
यह प्यारे बच्चों किसकी कृति है? यहाँ पे सही ऑप्शन आपको देना होगा, सही उत्तर देना होगा शिक्षा और संस्कृति किसकी कृति है? तो जो शिक्षा और संस्कृति कृति है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कृति है। शिक्षा और संस्कृति किसकी कृति है? तो शिक्षा और संस्कृति जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कृति है। क्लियर? आपको यहाँ पे यही पूछेगा प्रश्न कि शिक्षा और संस्कृति किसकी कृति है, तो आपको सीधा बता देना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो है यह शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कृति है। अगला प्रश्न है रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो कवि के नाम लिखिए। तो रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो जो कवि का नाम है वो है केशव और बिहारी। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो काल के रीतिबद्ध कवियों की नाम कौन कौन से हैं? तो दो कवियों के नाम है, पहले हैं रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि के नाम केशव और दूसरे बिहारी। ये दोनों को दोनों रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इतना क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है काव्य के दो भेद कौन कौन से हैं? जो काव्य है इसके दो भेद कौन कौन से हैं? तो काव्य के जो दो भेद हैं, पहला है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। पहला है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। ये दोनों के दोनों काव्य के प्यारे बच्चों भेद हैं। किसका है? काव्य के भेद हैं। इतना क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है यहाँ पे छायावाद के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। यानी कि छायावाद के दो प्रमुख कवियों के यहाँ पे नाम लिखना है और उनकी एक एक सर्वाधिक प्रसिद्ध जो कृति है उनका भी नाम लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला है जो छायावाद के प्रमुख कवि थे बिहारी लाल हैं और उनकी एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। किसकी है? तो ये छायावाद के कवि कौन है? बिहारी लाल। तो याद रखना छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी लाल जी हैं और इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? बिहारी सतसई है। कौन सी है? बिहारी सतसई है। अगला है केशवदास। जो केशवदास हैं यह भी छायावाद के प्रमुख कवि हैं और इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? रामचंद्रिका। केशवदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? रामचंद्रिका है। क्लियर हुआ। अगला है प्रश्न किन्हीं दो रीति मुक्त कवियों का नामोल्लेख कीजिए। तो दो रीति मुक्त कवि का नाम क्या है? तो पहले हैं घनानंद। पहले कौन है? घनानंद। यह रीति मुक्त कवि के नाम हैं और दूसरे हैं बोधा। पहले हैं घनानंद और दूसरे हैं बोधा। ये दोनों के दोनों रीति मुक्त कवि का नाम है। तो वहाँ पे देगा कि रीति मुक्त कवियों के नाम उल्लेख कीजिए। तो रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? पहला घनानंद दे देना है और दूसरा बोधा। ये दोनों के दोनों रीति मुक्त कवि के नाम हैं। इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है पद्य से संबंधित प्रश्न है। जी हाँ, आपका कहीं ना कहीं अच्छा खासा अंक आपको पद्यांश गद्यांश दिलाता है। तो ये दोनों तो आपके लिए सबसे मुश्किल हैं और यहाँ से आप अच्छा खासा नंबर आप पेपर में खींच सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं 95% तो ला ही सकते हैं। तो इसलिए इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लें। तो यहाँ पे पद्य क्या है? पद्य ये है धूरी भरे अति शोभित श्यामज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजन बाजत पीरी कछोटी बा छवि को रस खानी बिलोकत भारत काम कला निज कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुलय गौ माखन रोटी। तो यह क्या है प्यारे बच्चों? यह आपका पद्यांश है। अब ये तो पद्यांश हो गया, लेकिन अब पद्यांश से संबंधित क्या आपका इसका संदर्भ लिखना रहेगा और साथ ही साथ इसकी क्या करनी रहेगी प्यारे बच्चों? व्याख्या करनी रहेगी। अगर संदर्भ व्याख्या कर देंगे तो अच्छा खासा आपको नंबर वहाँ पे बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। तो संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैये शीर्षक से उद्गृत है। यह कहाँ से उद्गृत है? तो याद रखना प्रस्तुत पद्यांश जो है यह हमारा पद्यांश जो है यह हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैये शीर्षक से उद्गृत है, जो कवि रसखान द्वारा सुजान रसखान से लिया गया है। और जो कहाँ से लिया गया है? रसखान द्वारा रचित सुजान
रसखान से लिया गया है। इसकी व्याख्या क्या करेंगे प्यारे बच्चों? व्याख्या में क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण ने अन्य भक्त कवि रसखान अपने इष्टदेव का समीप्य चाहते हैं। उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज के गोकुल गांव में निवास करूं। यदि पशु बनूं तो मैं नित्य प्रति नंद की गायों के बीच में चरा करूं। यदि मैं पत्थर ही बनूं तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र का भयंकर वर्षा करने पर जो इंद्र थे वो उन्होंने भयंकर वर्षा किया था, तो भगवान ने पर्वत को उठा लिया था ना। तो यदि इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा करने पर श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने हाथों पर उठा लिया था। और यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लेता हूँ तो मैं वह पक्षी बनूं कि यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर किसी कदम्ब के वृक्ष की डाल पर निवास करूं। क्योंकि कदम्ब का जो वृक्ष होता है उसमें देखिए छोटे छोटे फूल लगते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे जाके जो श्री कृष्ण हैं वो झूलते थे और वहाँ पे मोर और बैठते हैं ना, तो इसीलिए। तो इतना हो गया। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य, क्योंकि यहाँ पे काव्य सौंदर्य भी लिखना रहेगा जो कि अच्छा खासा आपको नंबर दिलाएगा। तो इसमें कौन सी भाषा पद्य में लिया गया है? तो वो लिया गया ब्रजभाषा। कौन सा रस है? शांत रस इसमें है। कौन सा अलंकार इसमें प्रस्तुत है? वो अनुप्रास है। और कौन सा गुण है? प्रसाद है। और कौन सा छंद है? समया इसमें प्यारे बच्चों छंद है। तो ये क्लास 10th हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, इसलिए आपको पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ के जरूर जाना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।